तो क्लास 10th के अंतर्गत आज वीडियो नंबर 4 पढ़ेंगे। अभ्यास 6 का आजकल हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न 7 से आज का वीडियो का शुरुआत करना है। प्रश्न 7 कहता है कि स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और इसके उत्पाद क्या हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी, आपसे पूछा जाता है। कहता है कि स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उनके उत्पाद क्या हैं। तो देखिए याद करो, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। पहला, जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, माने जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। बी, पादप की कोशिकाओं या हरे हिस्सों में पाचन की आपूर्ति का प्रबंध या तो जड़ों के द्वारा या आसपास के वातावरण के द्वारा होता है। सी, पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। यानी जब तक पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। डी, पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, यह भी होना चाहिए। और ई कह सकते हैं कि स्वयं पोषी पोषण के सह उत्पाद स्टार्च और इत्यादि को भी होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें होती है जिसको जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए उसके बाद से प्रश्न संख्या हम लोग अब 8 के पास चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो आइए 8 क्वेश्चन कहता है कि वायु तथा अवायु श्वसन में क्या अंतर है। यानी ये प्रश्न है, वायु तथा अवायु श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायु श्वसन होता है। तो यह प्रश्न है। तो प्रश्न आप देख रहे हैं कि वायु और अवायु श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जंतुओं का उदाहरण देना है जिसमें अवायु श्वसन होता है। तो आप देखिए आपके सामने लिखा गया है वायु तथा अवायु श्वसन में प्रमुख अंतर। तो पहला आप इसमें बता सकते हैं वायु श्वसन और दूसरा इसमें बता सकते हैं अवायु श्वसन। वायु श्वसन में पहला आप कह सकते हैं कि वायु श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देख रहे हैं ना, पहला आपका वायु श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें कह सकते हैं ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा इसमें कह सकते हैं इस ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यानी वायु श्वसन में दूसरा है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें दूसरा कह सकते हैं ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। तीसरा कह सकते हैं कि अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। इसका जो अंतिम उत्पाद है एथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा थोड़ी सी ऊर्जा। और इसमें 4 नंबर कह सकते हैं वायु श्वसन में कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है और एक ग्लूकोज अणु से 38 एटीपी का अणु बनते हैं। और अवायु में कह सकते हैं कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है और एक ग्लूकोज के अणु से 2 एटीपी के अणु बनते हैं। पांचवा कह सकते हैं कि जो वायु श्वसन का प्रथम चरण जिसको ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में होता है, जबकि अगला चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अवायु श्वसन में कह सकते हैं कि पूरा अवायु श्वसन कोशिका द्रव में ही संपन्न होता है। तो ये भी आप देखिए कुछ एग्जाम्पल पूछा था ना, तो आप एग्जाम्पल के हिसाब से किन किन जंतुओं का नाम आप वायु श्वसन में बता सकते हैं। तो देखते हैं, तो आप कह सकते हैं इसमें कि जंतु जिनमें अवायु श्वसन होता है, जैसे ईस्ट हुआ, ईस्ट परजीवी जैसे टेपवर्म यानी इसी को फीता कृमि कहते हैं, या स्केरिस जिसको गोल कृमि, इत्यादि आपके अवायु श्वसन के उदाहरण हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकलित होती है। देख रहे हैं ना, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है। तो आप कह सकते हैं कि कोशिका की भित्ति पतली होती है, जो कुपिका होती है ना, कुपिका की भित्ति पतली होती है तथा रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी हुई है, जिससे गैसों का आदान प्रदान रुधिर तक कोशिकाओं के अंदर भरी हवा के बीच अधिकाधिकी हो सके। तो आप देख रहे हैं कि कोशिका की भित्ति पतली होती है तथा रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी हुई है, जिससे गैसों का आदान प्रदान रुधिर तथा कोशिकाओं के अंदर भरी हवा में के बीच अधिकाधिक हो सके। दूसरा कह सकते हैं कि कोशिका के गुब्बारे के समान संरचना है, जो कोशिका को गुब्बारे की तरह संरचना है जो, और उसके बाद से यहाँ पर दिखा रहा है कि गैसों के आदान प्रदान के सतही क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ा देता है।
प्रश्न 10 कर सकते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम होता है। ये भी आपका एक बहुत बड़ा है। कहता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी का क्या परिणाम होता है। तो बता सकते हैं कि रुधिर के औसत हीमोग्लोबिन मात्रा लगभग 14.5 ग्राम प्रति 100 ml होता है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में कम होती है तो उसकी ऑक्सीजन की वहन क्षमता भी घट जाती है, तो वह मानव ऑक्सीजन की कमी के लक्षण दर्शाता है, जैसे सांप फूलना, जो कि सांस फूलने की जो अक्सर लोहे के कमी के से हुई एनीमिया का पहला लक्षण होता है। ये बता सकते हैं आप इसमें। उसके बाद से जाइलम, उसके बाद से आगे प्रश्न नंबर 11 कहता है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र के रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन जनित तथा ऑक्सीजन जनित रुधिर को मिलने से रोकता है, चूँकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है। अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण लाभदायक होता है। बता सकते हैं आप इसमें। उसके बाद से अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 कहता है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। यानी जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है, तो जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो जाइलम में पहला देखते हैं, जाइलम जड़ के पत्तियों, जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण परिवहित करता है। तो आप पहला देख सकते हैं कि जाइलम जड़ से पत्तियों तक अन्य भागों में जल तथा घुले लवण परिवहित करता है। और फ्लोएम में पहला कह सकते हैं कि फ्लोएम भोजन पदार्थों की घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों तक परिवहित करता है। और दूसरा कह सकते हैं कि जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिकाएं द्वारा होता है, जो मृत ऊतक है। हालांकि फ्लोएम में दूसरा कह सकते हैं कि फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है, जो जैव कोशिकाएं हैं। और जाइलम में तीसरा कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन पुल के कारण ऊपर की ओर जल तथा घुले लवणों का चढ़ना संभव हो पाता है। यह पत्ती की कोशिकाओं से जल अणुओं